तो कंटिन्यू करते हैं हमारे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर को। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक देखा हुआ था रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। अब हम आगे बढ़ते हुए हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं उसे कर लेते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। तो कर्ड और जो खट्टे वाले सब्सटेंस होते हैं उसे हम क्यों नहीं रखते हैं कॉपर या फिर ब्रास के जो कंटेनर होते हैं उसमें। तो इसका रीज़न ये है कि जो सोर सब्सटेंसेस होते हैं, खट्टे मतलब जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं और वो रिएक्ट कर जाते हैं मेटल्स के साथ में। और यहाँ पर जब ब्रास और कॉपर के कंटेनर में हम लोग रखेंगे तो वो कंटेनर को भी डैमेज कर देंगे और ख़ुद भी रिएक्ट करके वो अपने खाने को भी स्पॉइल कर लेंगे। तो इसी की वजह से ऐसा नहीं किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ अ मेटल। एसिड को अगर हम लोग मेटल के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ऑलराइट, इलस्ट्रेट विथ एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हमने जैसे पिछले वाले सेशन में किया हुआ था, यहाँ पर देखिए जैसे हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होता है। तो हमें यहाँ पर ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो। एग्जाम्पल है आपका यहाँ एसिड प्लस मेटल गिव्स राइज टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस है। यहाँ आप एसिड की जगह में हाइड्रोक्लोरिक ले लीजिए और मेटल्स की जगह में जिंक ले सकते हैं। तो ये आपका जिंक क्लोराइड यानी ZnCl बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। ऑलराइट, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। अच्छा, इसी में कहता है, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो जैसे हमने उसी एक्टिविटी में जो करा था कि हम लोग उसके गैस को निकाल करके वाटर बबल में डालेंगे और वहाँ से हम लोग एक कैंडल ले जाएंगे और उसको बर्न करा करके देखेंगे। यदि वो बर्न करता है तो वो हाइड्रोजन गैस है, वो अपना जो है साउंड करने के साथ में वो बर्न भी करता है। थर्ड क्वेश्चन, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस इफरवेसेंस। द गैस इवॉल्व्ड extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound formed is calcium chloride. यहाँ कंपाउंड A है वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में और वो प्रोड्यूस करता है इफरवेसेंस, यानी कि जब वो रिएक्ट करे तो वहाँ पर आपको बुलबुला दिखेगा। तो उसमें से गैस जो है जो निकलता है वो बर्निंग कैंडल को बुझा देता है। ऑलराइट, तो इसके लिए हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो बर्निंग कैंडल को या फिर कोई भी चीज़ जब जल रहा हो उसे बुझाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं, CO2 का। तो बर्निंग कैंडल को वो किल कर देता है। तो यहाँ पर हमें ऐसा रिएक्शन लिखना है जिसमें ए जो कंपाउंड है वो HCl के साथ में रिएक्ट करे और हमें दे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O। तो इसका रिएक्शन कुछ इस तरीके से लिखोगे आप, CaCO3 प्लस HCl गिव्स राइज टू CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। अब हमें यहाँ पर इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पर अगर HCl के पहले 2 लगा दो तो ये बैलेंस हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। तो एसिड और बेस में क्या कॉमन होता है ताकि हम उसे अलग नाम देते हैं कि वो एसिड है, वो बेस है। कोई सा भी मटेरियल है तो उसमें ऐसा क्या चीज़ होता है जिसकी वजह से हम उसे एसिड या बेस बनाते हैं, बोलते हैं। ऑलराइट, चलिए इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन ऑल द एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज विच लीड्स टू सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज। वी सॉ एक्टिविटी 2.3 that all acid generate hydrogen gas on reacting with metals, so hydrogen seems to be common to all acids। तो पिछले जो हमने रिएक्शन करा था जिसमें हम हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करा रहे थे और बर्निंग कैंडल के साथ में उसे पॉप करा रहे थे, तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि जो हम जब एसिड ले रहे थे तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा था। मतलब कि हाइड्रोजन गैस एसिड्स में कॉमन होते हैं।
अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दिए हुए हैं, उसे हम लोग यहाँ परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि सारे जो कंपाउंड्स होते हैं वो एसिडिक वाले जो होते हैं वो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं या नहीं करते हैं। कहता है कि हमें लेना है सॉल्यूशन ग्लूकोज का, एल्कोहल का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और सल्फ्यूरिक एसिड का। यहाँ हमें जो भी सॉल्यूशन हमने लिया है उसे हमें इस बीकर में लेना है और यहाँ 2 नेल्स हमें अटैच करने हैं। नीचे में कोई ऐसा चीज़ लेंगे जिस पर वो नेल खड़ा हो सके, ऑलराइट। और उस नेल को हमें कनेक्ट करना है एक वायर से जो कंडक्टिंग वायर होगा, और उसमें हमें 6 वोल्ट का जो बैटरी है उससे कनेक्ट करना है और बगल में हमें बल्ब कनेक्ट करना है, ऑलराइट। अब हमें स्विच को ऑन करना है और आप देखोगे कि क्या ऑब्जर्वेशन आते हैं। ऐसा करने पर आप देखोगे कि जितने भी एसिड्स हैं वो कंडक्ट करते हैं और बल्ब जलता है, और जो एसिड नहीं है वो कंडक्ट नहीं करते हैं। जैसे यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, जो हमने सॉल्यूशन लिया हुआ है वो है ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर एसिड्स हैं हाइड्रोक्लोरिक एंड सल्फ्यूरिक। तो इन दोनों एसिड को अगर हम लोग ऐसे लेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, बट ग्लूकोज और एल्कोहल को लेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करता है, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल्ब विल ग्लो इन केस ऑफ एसिड्स एंड ग्लूकोज और एल्कोहल में वो कंडक्ट नहीं करेंगे। तो ग्लोइंग बल्ब यहाँ पर इंडिकेट ये करता है कि कुछ वहाँ पर चार्ज वहाँ पर फ्लो हो रहा है, उसके अंदर में से वो कंडक्ट कर रहा है। यानी कि हमने जब कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ा था तो उसमें हमने ये देखा था कि कंडक्टर जो है उसमें फ्री चार्ज होते हैं जिसके वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और जो इंसुलेटर होते हैं उसमें फ्री चार्ज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये सभी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, तो वो हाइड्रोजन H+ आयन कंडक्ट करता है। H+ आयन उसके पास में होता है जो चार्ज को फ्लो करने में हेल्प करता है यहाँ से वहाँ, ऑलराइट। आप अगर फिगर में देखो तो मैं फिर से इसे दिखा दूँ कि यहाँ जो है नेल्स जो हमने यहाँ लिया हुआ है, इन नेल्स के बीच में देखिए यहाँ पर एक गैप है। इस गैप को यहाँ पर बीच में यदि आयंस होंगे तो वो जो है इसे कंडक्ट कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से यहाँ तक फ्लो कराएंगे। तो एसिड्स में वैसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, एसिड्स में हाइड्रोजन गैस H+ आयंस रहते हैं जो कंडक्ट कराने में हेल्प करते हैं, ऑलराइट। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये कंक्लूज़न मिला कि जितने भी एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं उनमें H+ आयन रिलीज़ होता है। तो इस H+ आयन रिलीज होने वाले सारे मटेरियल्स में हम लोग ये कह सकते हैं कि वो एसिडिक नेचर का है। ऐसे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब हमें कहता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है उसे अल्कलाइज जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हमें इसे रिपीट करना है। तो आप इसमें देखोगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। अब ऐसा क्यों करता है आगे आप अभी सीखोगे उसी चीज़ को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कहता है कि एसिड और बेस का वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है। एसिड को वाटर के साथ में मिक्स करें या फिर बेस को वाटर के साथ में मिक्स करें तो उसके साथ में क्या होता है। यहाँ दिया हुआ एक्टिविटी 2.9, इसे हम लोग सबसे पहले परफॉर्म करके देखते हैं कि इससे हमें क्या कंक्लूज़न मिलता है। इस एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो एसिड होता है उसे हम यदि लिटमस जो ब्लू लिटमस पेपर है उसमें अगर हम लोग उसे डालें तो वो उसे रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। तो उसमें जो आयंस होते हैं H+ उसके वजह से वो उसे चेंज करता है, ऑलराइट। अब यहाँ पर हम इस एक्टिविटी को करते हैं। आपको एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम क्लोराइड लेना है, क्रिस्टल्स लेना है सोडियम क्लोराइड की, और उस सोडियम क्लोराइड के ऊपर में हमें डालना है यहाँ पर
सल्फ्यूरिक एसिड जो है कंसनट्रेटेड जो होते हैं उसे यहाँ पर हमें ऐड करना है। तो जब हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड करेंगे तो सोडियम क्लोराइड के साथ में वो रिएक्ट करके कुछ ऐसा गैस को इवॉल्व करेगा। वो गैस क्या होगा मैं आपको बता दूं कि वो गैस होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोराइड गैस जो होता है, वो ड्राई हाइड्रोक्लोराइड गैस वहाँ से इवॉल्व होता है। अब उसे हमें उस गैस को एक टेस्ट ट्यूब में, मतलब उस टेस्ट ट्यूब को हमें बंद कर देना है और उसमें से उस गैस को डायरेक्ट हमें ब्लू लिटमस पेपर के सामने रखना है। और वो ब्लू लिटमस पेपर दो तरीके के हमें लेने हैं। एक ब्लू लिटमस पेपर जो होगा वो होगा ड्राई यानी कि सूखा हुआ, और दूसरा ब्लू लिटमस जो होगा उसको हम वाटर के साथ में उसे भिगा देंगे, तो वो हो जाएगा थोड़ा सा मॉइस्ट। तो आप ऐसे करोगे एक्सपेरिमेंट तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर जो भीगा हुआ है उस पर वो चेंज करता है अपना कलर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मतलब गैस फॉर्म में जो होते हैं उसे आप अगर उसमें डालोगे तो वो अपना कलर को चेंज कर लेता है। लेकिन अगर ड्राई वाले के सामने हम उस गैस को रखें तो वहाँ पर वो चेंज नहीं करता है। इसका मतलब जो ड्राई वाले हैं उस पर वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, और जो वेट जो है मॉइस्ट लिटमस पेपर उस पर हमने वाटर को डाला हुआ है, तो वहाँ पर हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ से जो HCl गैस इवॉल्व हो रहे हैं वो उसी H2O के साथ में रिएक्ट करते हैं और वहाँ H+ आयंस बनाते हैं, जिसके वजह से जो H+ आयन है वो चेंज कर देता है उसका कलर को। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ कहता है कि दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर के प्रेजेंस में ही हाइड्रोजन के जो आयंस होते हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इसका इक्वेशन जो है, जो रिएक्शन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा उसका इक्वेशन जो है यहाँ दी। जब HCl जो कि ड्राई है वो वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो वो देता है हमें हाइड्रोनियम आयंस, और जो इसके साथ में जो Cl बचा हुआ है वो Cl- देता है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोनियम आयंस जो हैं ये कंडक्ट कराते हैं। हाइड्रोनियम आयंस और H+ आयंस, आप इसमें यहाँ पर ये मत करना कि कन्फ्यूजन मत करना, दोनों जो है वो मतलब एक ही मीनिंग प्रोवाइड कराता है कि वो जो है वो है हमारा एसिड। जब आप H+ जो है उसे हम H2O के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो H3O जो हाइड्रोनियम आयन है वो हमें मिलता है। तो फिर इतना करने से हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब वाटर के साथ में रिएक्ट करता है एसिड तो वो हाइड्रोनियम आयंस या फिर H+ आयंस छोड़ता है। अब हम इसे करेंगे बेस के साथ में। बेस के साथ में ये क्या करता है, जब हम बेस को करते हैं वाटर के साथ में डिज़ोल्व तो वो क्या करता है। देखिए यहाँ पर बेस के लिए एक इक्वेशन लिखा हुआ है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है H2O के साथ में, वो देता है सोडियम प्लस और OH माइनस। जैसे यहाँ पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड है, उसे हम वाटर के साथ में रिएक्ट कराते हैं। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, ऑलराइट। जब वाटर के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो वो जो है सोडियम का प्लस देता है और OH जो है वो एक हमें मिलता है। अब आपको मैं बता दूं कि जितने ही बेस आप रिएक्ट कराओगे उस सभी में ये OH आपको मिलेगा कॉमन। जैसे कि नेक्स्ट हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पेज में कुछ और इक्वेशंस लिखे हुए हैं। जैसे KOH जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम लोग वाटर के साथ में रिएक्ट करा रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें मिलता है OH माइनस, यहाँ पर हमें मिलता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पर हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो वहाँ पर भी हमें OH यहाँ पर मिलता है। तो बेस जब वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो OH माइनस आयंस यहाँ पर हमें देते हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो कि किसी में OH माइनस है और किसी में सिर्फ OH है या फिर 2OH है, ऑलराइट। तो ये OH माइनस वाले जो हैं वो होते हैं आयंस, यानी कि जिनमें पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज रहता है उसे हम लोग कहते हैं आयंस। तो जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने में हेल्पफुल होते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि बेसिकली क्या होता है जब हम लोग एक एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट कराते हैं, ऑलराइट। क्योंकि एसिड जो है वो उसके पास में H+ आयंस होता है और जो बेसेस होते हैं उनके पास में OH माइनस आयंस होता है। तो जब H+ आयंस वाले OH माइनस आयंस वाले के साथ में रिएक्ट करते हैं तो H+ हो गया और OH माइनस हो गया,
पार्डन मी फॉर दैट, H प्लस जो हो गया वो रिएक्ट करेगा OH माइनस से, तो ये H2O रिएक्ट मतलब यहाँ पर बनाता है। ये दोनों आपस में मिल गए, इसका माइनस है इसका प्लस है, दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं और H2O ये जनरेट कर लेता है। तो एसिड जो है उसमें से ये X वाला जो है और ये M वाला आपस में ये मिल जाते हैं, और ये OH है और ये H है वो आपस में मिल जाते हैं और ये बना लेते हैं H2O। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिविटी 2.10। यहाँ इस एक्टिविटी में कुछ कहने क्या कहता है भाई, थोड़ा सा देखते हैं इसे। 10 ml वाटर लेना है बीकर पे और उस पर हमें कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड करना है और उसे हमें मिलाना है। अब यहाँ पर जो है उस बीकर के बेस को हमें टच करके देखना है और क्या यहाँ पर टेम्परेचर राइज करता है या नहीं, उसे हमें यहाँ पर देखना है। और ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, उसे हमें देखना है। तो आप अगर ऐसा करोगे तो आप ये पाओगे कि जब भी आप ऐसे एसिड के साथ में इसे रिएक्ट कराते हो तो वो वहाँ से टेम्परेचर में राइज आपको दिखता है। अब टेम्परेचर में राइज क्या होता है, एक्सोथर्मिक, यानी कि टेम्परेचर रिलीज होता है, वहाँ से टेम्परेचर का उस रिएक्शन से रिलीज होना, वहाँ से एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। अब अगर हम इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स के साथ में इसे हमें रिपीट करना है, और अगर ऐसे करेंगे तो भी आप देखोगे कि वहाँ पर भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही हो रहा है। ऑलराइट, तो इससे ये कंक्लूजन निकल के आता है कि डिज़ोल्विंग ऑफ एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होता है बेस और एसिड का वाटर में डिज़ोल्व करना। इसी के वजह से आप कभी देखोगे, यदि आपने ये एक्सपेरिमेंट करा होगा कि कंसनट्रेटेड से हमें उसे डाइल्यूट बनाना होता है एसिड्स को, तो उसे हमें धीरे धीरे फ्यू ड्रॉप्स ही हमें उसमें डालने होते हैं। चलिए इसे मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि वो बहुत ज़्यादा हीट एक साथ ना रिलीज़ कर ले। ऑलराइट, तो इसका एग्जांपल भी इसमें होगा। द प्रोसेस ऑफ डिज़ोल्विंग एन एसिड और बेस इज हाईली एक्सोथर्मिक, ये हमने कर लिया। अब यहाँ कहता है कि केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर। तो वाटर के साथ में रिएक्ट करने पर हमें थोड़ा सा सावधानी बरतना है, क्योंकि एसिड जो है वो धीरे धीरे ऐड किए जाते हैं पानी में उसे मिलाते हुए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वहाँ पर वो जो है बहुत ज़्यादा हीट जो है वो जनरेट कर लेगा और वो बाहर निकल भी सकता है, आपको बर्न काउज कर सकता है क्योंकि वो एसिड है। ऑलराइट, और ग्लास जो है कंटेनर जो है वो भी ब्रेक कर सकता है एक्सेसिव लोकल हीटिंग की वजह से। ठीक है, और ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वैसे जो एसिड्स या फिर जितने भी सब्सटेंस होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, फ्लेमेबल होते हैं, जैसे एसिड भी हो सकते हैं। तो अभी आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि जो एसिड्स होते हैं, अभी तक ये हमें इंट्यूशन में ये था कि एसिड्स जो हैं वो काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, यहाँ बेस जो भी है वो भी ख़तरनाक है। तो ऐसे पैकेट्स में जिनमें एसिड या बेस को कैरी किया जाता है या बोतल्स होते हैं, वो अपने साथ में एक वार्निंग साइन ले करके चलते हैं कि भाई दिस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। तो ऐसे साइन यहाँ पर रहते हैं। अब ये आयंस बना चुके हैं। ऑलराइट, हमारे पास में एसिड्स हैं, हमारे पास में बेस है, दोनों के हमने सॉल्यूशन बना दिए वाटर के साथ में। अब उसमें हम अगर एक्सेस वाटर डालेंगे, एक्सेस वाटर डालने पर क्या होगा कि उस आयन का कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन में कम होने लगेगा। हम लोग वाटर डाल रहे हैं जो कि न्यूट्रल होता है, उसके वजह से वहाँ पर कंसंट्रेशन जो है वो ऑब्वियसली वो धीरे धीरे कम होने लगेगा जितने आयंस हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइल्यूशन। और ऐसे जो एसिड हैं उसे जिसे हम लोग डाइल्यूट करते हैं उसे डाइल्यूटेड कहते हैं। वैसे एसिड को हम लोग कहते हैं कि ये डाइल्यूट हो चुका है, दिस इज डाइल्यूटेड। अब ये डाइल्यूशन या फिर डाइल्यूटेड हमने क्यों डिस्कस करा? क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें एसिड्स के साथ में एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है जो कि काफ़ी हार्मफुल होते हैं। तो हम उतना उनका ज़रूरत जो है डाइल्यूट करके भी अगर करें तो भी वो
जिन जिन चीज़ों में काम कर सकता है वैसे एक्सपेरिमेंट को हम उसके साथ में करते हैं। और कुछ एक्सपेरिमेंट जिनमें हमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला चाहिए होता है सॉल्यूशन एसिड का, तो उसमें हम लोग जो है बहुत सेफ्टी के साथ में उसे यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा जो पेज है वो कहता है दैट, अच्छा कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है कि HCl HNO3 ये सब एसिडिक कैरेक्टर एक्वस सॉल्यूशन में क्यों शो करते हैं, और एल्कोहल और ग्लूकोज ये एसिडिक नेचर शो क्यों नहीं करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि सॉल्यूशन अगर हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो वहाँ पर H+ आयन और OH- आयन यहाँ पर रिलीज होता है। तो आयन्स रिलीज होते हैं जिसके वजह से HCl और HNO3 जो है वो यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर का होता है, क्योंकि वहाँ H+ आयन्स रिलीज होते हैं। और जो एल्कोहल और ग्लूकोज है तो एल्कोहल और ग्लूकोज में से आयन्स जो हैं वो रिलीज नहीं होते हैं। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। कहता है वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस सॉल्यूशन एक एसिड का वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है। तो जैसे कि हमने देखा कि एसिड को हम यहाँ पर मिला रहे थे वाटर के साथ में, जस्ट हमने अभी करा, तो उसमें H+ आयन रिलीज हो रहे थे, तो वही आयन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज ड्राई HCl गैस नोट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। तो ड्राई HCl का गैस जो था, हमने जो एक्सपेरिमेंट करा उसमें से रिलीज हुआ था, उसके सामने हम 2 लिटमस पेपर रखे हुए थे, एक था ड्राई और एक था वेट। तो वेट वाले का कलर चेंज करता है, ड्राई वाले का कलर चेंज नहीं करता है। तो ड्राई वाले का कलर क्यों नहीं चेंज करता है, क्योंकि वहाँ पर जो है आयन्स रिलीज नहीं होते हैं। सारा यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो आयन्स रिलीज होने या नहीं होने पर है, क्योंकि वहाँ पर वेट वाले में वाटर का मॉलिक्यूल्स रहता है जिसके साथ में वो रिएक्ट करके आयन्स रिलीज करते हैं, और आयन्स होने की वजह से वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, और वहाँ पर वो लिटमस पेपर जो ब्लू कलर का है उसे चेंज करके रेड कर देता है। और यहाँ पर जिसमें ड्राई वाले हमने जो लिया हुआ है उसमें जो है ये काम नहीं होता है, वहाँ पर कोई सा भी आयन्स जो हैं वो रिलीज़ नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4, वाई डाइल्यूटिंग एन एसिड while diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाओगे तो आपको कभी ना कभी डाइल्यूशन करना पड़ेगा, सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो आप अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाते हो ना तो कभी गलती नहीं करोगे और ख़ुद को हार्म नहीं पहुंचाओगे। क्या कहता है कि हम वाटर जो होता है उसके ऊपर हम लोग एसिड को डाल सकते हैं इजीली, और एसिड जो होता है उस पर हम लोग वाटर को नहीं डालते हैं उसका डाइल्यूशन करने के लिए, क्योंकि एसिड ज़्यादा अमाउंट में होगा। और यहाँ पर मैं आपको एक फिगर बनाकर समझा देता हूँ कि जैसे कि हमारे पास में ऑलराइट यहाँ बनाता हूँ ऊपर में, जैसे कि हमारे पास में एक बीकर है, इस पर एसिड भरा हुआ है, और एक बीकर है, इस पर वाटर भरा हुआ है। अब यहाँ जो एसिड भरा हुआ है ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ में और हीट रिलीज करता है, और यहाँ पर जो वाटर है वो न्यूट्रल है, ये जो है ये न्यूट्रल है, और ये जो है वो एसिडिक कैरेक्टर का है। यहाँ पर H+ आयन्स हैं। हम यहाँ पर डाइल्यूशन करते हैं, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं ऊपर से वाटर। तो वाटर जब हम ऐड करेंगे तो वो वाटर के साथ में हाईली रिएक्टिव है, वो तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, और जितना वाटर हम लोग डालेंगे वो तुरंत पूरे में फैल जाएगा, और वहाँ पर H+ आयन्स जितने ज़्यादा बनेंगे उतने ज़्यादा वहाँ से हीट रिलीज होंगे, और ये जो है ब्लास्ट कर जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब अगर हम इसे धीरे धीरे वाटर के सॉल्यूशन में डालेंगे, यहाँ पर हम एसिड को वाटर के सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये धीरे धीरे यहाँ पर जाएगा, और धीरे धीरे जब जाएगा तो क्योंकि ये न्यूट्रल है तो जहाँ पर जाएगा वहीं से वो रिएक्ट करेगा, और बाकी जगह में वो फैलेगा, ये यहाँ पर रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये जितना कंसंट्रेशन में हम लोग यहाँ पर ये एसिड को डालेंगे बस उतना ही कंसंट्रेशन में ये रिएक्ट करेगा। तो इसके वजह से ये रिएक्शन लिमिटेड है, यहाँ पर का रिएक्शन लिमिटेड है, तो यहाँ पर से जो हीट रिलीज होगा वो भी लिमिटेड होगा।
आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने ये भी ट्राई करा है, जैसे आपको करना नहीं चाहिए बट मैंने ये भी ट्राई करा है, तो उसमें जो है एक्सेसिव हीट निकल जाता है और आपका जो है बीकर ब्रेक कर जाता है। ऑलराइट, मैंने ये एक्सपीरियंस करा हुआ है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा पहले ही वार्न कर रहा हूँ कि ये आप ट्राई मत करना, खास करके बहुत मतलब जो है कंसनट्रेटेड HCl वगैरह या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, इन सभी के साथ में। चलिए ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे टॉपिक पर। अच्छा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और छूटे हुए हैं। ऑलराइट, तो कंसंट्रेशन हाइड्रोनियम आयंस का अफेक्ट कैसे होगा अगर सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट करें, और कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिड आयन जो है उसका कैसे चेंज होगा जब बेस को हम लोग एक्सेस डिसॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएंगे हमारा वाटर का, और वाटर का ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगा तो H3O जो है वो बहुत जगह इधर उधर सेपरेट हो जाएगा और उनका जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और यहाँ जो है एक्सेस बेस को अगर हम लोग मिलाएंगे, तो जैसे मैंने ऊपर में आपको कहा कि हम लोग अगर एक्सेस जो है वाटर के सॉल्यूशन में अगर हम लोग एक्सेस एसिड या बेस को मिलाते हैं, तो एसिड बेस को मिलाने से वहाँ पर उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे हाई होने लगता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन होगा हाई, यहाँ पर हो जाएगा लो। चलिए आज का टॉपिक दूसरा हम स्टार्ट करते हैं, हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस सॉल्यूशन आर। एसिड और बेस सॉल्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग हैं। हमने ये तो देखा कि एसिड के साथ में H+ और बेस के साथ में OH- मतलब आयंस रिलीज होते हैं, लेकिन कितने अमाउंट में रिलीज होते हैं और कितना अमाउंट हम लोग लें कि वो ज़्यादा हार्मफुल ना होगा। कोई जो है वो थोड़ा सा कम एसिडिक का नेचर का होगा, कोई ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा। कभी कभी हम लोग कुछ खाना खाते हैं तो वो कम खट्टा लगता है, कोई ज़्यादा खट्टा लगता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, उसके एसिडिक जो है कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर बेसिक उसका कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह से होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ क्या है, उसे थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद में आगे देखते हैं। We know how acid base indicators can be used to distinguish between an acid and a base. एसिड और बेस के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग जो है कुछ बेसिक इंडिकेटर्स हमने जो पहले पढ़ा हुआ है उसके बारे में यहाँ पर कह रहा है। और ये हमने यहाँ पर अभी भी पढ़ा कि कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं H+ और OH- का हम लोग जैसे सॉल्यूशन बना करके कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा उस पर हम लोग एसिड या बेस मिला कर कर सकते हैं, कंसंट्रेशन हाई लो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेस इज, हम लोग यहाँ पर जज कर सकते हैं क्या कितना स्ट्रॉन्ग है एसिड या बेस। तो यस, हम लोग ये कर सकते हैं। यहाँ है हमारे पास में यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर्स का मिक्सचर है जो कि हमें ये शो करता है कि एक ही इंडिकेटर से हम लोग ये देख सकते हैं कि वो एसिड है, एसिडिक कैरेक्टर का है, बेसिक कैरेक्टर का है, या फिर वो न्यूट्रल है। और वो कितना ज़्यादा एसिडिक है, कितना ज़्यादा बेसिक है, कितना कम क्या है, वो सारा उसमें दिखेगा। इसका जो इमेज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ नीचे है। जैसे कि ये ज़्यादा अगर एसिडिक नेचर का होगा तो हमें इस साइड में रीडिंग देगा, इस साइड में जो कलर होगा उस कलर का रीडिंग देगा, और ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा तो इस साइड में जो कलर होगा वो कलर का हमें रीडिंग देगा। अब ये हम लोग देखते हैं कि इस साइड का और इस साइड का ये कलर कैसे चेंज होता है और क्यों ऐसा होता है। चलिए देखते हैं, यहाँ है A scale of measuring hydrogen ions concentration in a solution called pH scale has been developed. The pH in pH stands for potenge in German meaning power. तो pH जो है एक ऐसा स्केल है जो हमें पोटेंशियल बताता है, P यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ऑलराइट, तो आप जब भी लिखोगे pH तो P को आप स्मॉल में लिखोगे और H को आप कैपिटल में लिखोगे, क्योंकि ये H जो है वो हाइड्रोजन का जो है ये इंडिकेशन है। तो यहाँ पर ये जैसे आपको पता है कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो H हाइड्रोजन के लिए हम लोग लिखते हैं, तो उसको हम लोग
उसका जो एलिमेंट्स का फॉर्मूला है, तो वैसे हम लोग इसे लिखते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम लोग वेरी एसिडिक टू वेरी बेसिक यानी कि वेरी एल्कलाइन हम इसे मेज़र कर सकते हैं। और इसे हम लोग ऐसे सोचेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं और जिस नंबर के जो है वहाँ पर हमें मिलता है 12 अब तक होते हैं, और उतना 14 यानी कि यहाँ पर हो रहे हैं, और जितना हमें मिलता है उतना वो बेसिक या एसिडिक कैरेक्टर का है। ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रल जो होता है, जैसे कि हमारा वाटर हो गया जो कि न्यूट्रल है, वो हमें टेस्ट नहीं देता है कुछ, या फिर ब्लड हो गया, ये सब न्यूट्रल है, तो उसका जो पीएच स्केल में रीडिंग आएगा वो आएगा आपका 7, और लेस देन 7 जो होगा वो एसिडिक कैरेक्टर का होगा, और मोर देन 7 to 14 जो होगा वो हमारा बेसिक कैरेक्टर का होगा। ठीक है, तो जो भी कलर हमें मिलेगा, जैसे कि हमारे पास में जो भी पीएच स्केल है, वो हमारे जो इंडिकेटर्स हैं उसका जो रीडिंग आएगा उसे उस कलर को हमें मैच कराना होगा पीएच स्केल के रीडिंग से, और जिस कलर से वो मैच करता है उतना उसका कैरेक्टर हो जाएगा। इसका एक और इमेज दिया हुआ होगा पिछले अगले वाले जो है पेज पर, यहाँ। इससे पहले एक एक्टिविटी कहता है 2.11। चलिए इस एक्टिविटी को करते हैं। यहाँ कहता है कि हमें पीएच वैल्यू निकालने हैं, कुछ ऐसे यहाँ पर लिए हुए हैं सॉल्यूशंस। इन सभी सॉल्यूशंस का हमें पीएच पेपर पर क्या कलर आता है उसे हमें यहाँ पर देखना है, और उसका अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर वैल्यू देखना है, और उस वैल्यू के हिसाब से हमें ये निकालना है कि वो एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है, या फिर वो न्यूट्रल है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जो फिगर आपका बनेगा पीएच स्केल का वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर देखिए, जैसे लेमन जूस है उसका यहाँ पर आएगा, प्योर वाटर है उसका यहाँ पर आएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है यहाँ पर आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर आएगा, ग्रेस्टिक जूस जो है वो यहाँ पर आएगा। तो आपको अभी यहाँ पर पता चल रहा होगा कि वाटर को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए। हम उससे एसिडिक सॉल्यूशन भी बना सकते हैं, हम उससे बेसिक सॉल्यूशन भी बना सकते हैं। तो वाटर को ही यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि वो होता है न्यूट्रल, और न्यूट्रल के साथ में हम लोग यहाँ पर एसिडिक नेचर भी बना सकते हैं, न्यूट्रल को हम लोग बेसिक में भी चेंज कर सकते हैं। जिनके कंसंट्रेशन ज़्यादा होते हैं H+ आयंस के, तो उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, और जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होते हैं OH- के, उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। लेकिन यहीं पर अगर ये कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो हम उसे वीक एसिड कहते हैं, और वहीं कंसंट्रेशन OH का भी कम हो जाता है तो उसे हम लोग वीक बेस कहते हैं। ऑलराइट, चलिए अब इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारे डेली में क्या पीएच का इम्पोर्टेंस है उसे देखते हैं। तो प्लांट और एनिमल्स क्या पीएच सेंसिटिव होते हैं? तो आपको ये पता चलता होगा कि हमारा जो बॉडी है वो काम करता है 7.8 के पीएच स्केल के रीडिंग पर। ऑलराइट, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सरवाइव कर सकते हैं बहुत ही कम डिफरेंस के अंदर में। जो पीएच स्केल है उसके रीडिंग में अगर आप उसे कैलकुलेट करो तो वो बहुत कम रीडिंग के अंदर में वो सरवाइव कर सकते हैं। जब वाटर में पीएच लेवल कम हो जाता है, जैसे कि 5.6 हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं एसिडिक रेन। ऑलराइट, और जब ये एसिडिक रेन होता है और ये रिवर्स में फ्लो करता है तो वो जो है वाटर के पीएच लेवल को जो है गड़बड़ा देता है, उसका जो है क्या कहते हैं पीएच जो है लेवल को बढ़ा देता है और एसिडिक कैरेक्टर को ले आता है। तो एसिडिक कैरेक्टर में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए एक्वेटिक लाइफ जो होते हैं वहाँ के थोड़े से उन्हें डिफ़िकल्ट होते हैं वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए। तो एसिडिक रेन एक हार्म काउज करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। सॉइल का पीएच क्या होता है? तो प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट के लिए एक
पीएच स्केल का जो स्पेसिफिक रीडिंग होता है उतना ही पीएच उसे चाहिए। तो आप जब इसे देखोगे तो आप ये पाओगे कि पीएच जो है, यहाँ पर एक्टिविटी आप दिया हुआ है, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद में यहाँ पर आप देखोगे कि हमें वाटर लेना है और उस पर हमें थोड़ा सा सोयल को ऐड करना है और उस वाटर को छान देना है। उसके बाद में उस वाटर का हमें पीएच टेस्ट करना है। तो आप इसमें क्या ऑब्जर्व करोगे, तो पीएच हमारा 6.0 से हमारा 7.0 के बीच में ही आएगा। तो ये सोयल के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं कि उनका जो है पीएच लेवल इतना हो। चलिए आगे हम आते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच का बहुत इम्पोर्टेंस है, पीएच का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि खाना का पचना जो है वो एसिड के थ्रू में होता है। एसिड वहाँ पर रिलीज़ होते हैं, फिर वो रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन होगा ही नहीं हमारे बॉडी के अंदर में तो खाना डाइजेस्ट कैसे होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में रिएक्ट करने के लिए जो हमारा स्टोमक है वो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl जो है वो प्रोड्यूस करता है हमारा स्टोमक। अब आप कहोगे कि भाई हमारा स्टोमक ये रिलीज़ करता है तो हमें क्यों मतलब वो हार्म नहीं पहुँचाता है। तो क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है लेयर्स बने हुए होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बॉडी को उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिलीज होने से। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमें कभी कभी स्टमक पेन भी मतलब देखने को मिलता है। तो जो हमने यहाँ पर एक एक्टिविटी सबसे पहले में किया हुआ था, उसमें कहता है कि आपको अगर स्टमक पेन होता है तो आप क्या यूज करोगे। तो यहाँ पर हम लोग इसी की वजह से लेते हैं कोई बेसिक सॉल्यूशन, जिसकी वजह से ये न्यूट्रल हो जाता है थोड़ा सा। जितना भी हमें जितना ज़्यादा पेन होता है हम उतना ज़्यादा लेते हैं, तो उतना हमें वहाँ पर वो न्यूट्रल कर देता है, और जिसके वजह से हम लोगों का डाइजेशन ठीक से काम करता है और हमारा जो है पेन ख़त्म हो जाता है, हम रिलीफ हो जाते हैं। तो पीएच कैन चेंज द कॉज ऑफ टूथ डिके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इसमें क्या कह रहा है कि हमारा दांत जो है वो भी पीएच की वजह से अफेक्टिव होता है। जब हमारा माउथ में पीएच लेवल कम हो जाता है 5.5 से, तो उससे क्या होता है कि हमारे दांतों में से वो रिएक्ट करने लगते हैं एसिड कहाँ से फॉर्म होते हैं। एसिड फॉर्म होते हैं बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ प्रोड्यूस्ड एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग द माउथ आफ्टर वी ईट। जब हम खाते हैं तो हमारे माउथ में कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं जिसे बैक्टीरिया तोड़ करके वहीं पर वो एसिड बना देते हैं। तो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूँ कि खाना जब आप जैसे ही चबाते हो ना, तो वहीं से वो खाने को वहीं से ब्रेक करने का प्रोसेस, यानी कि रिएक्ट करके ब्रेक करने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर लेता है। तो डाइजेशन जो है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो यहाँ क्या हो रहा है कि वो बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पर पीएच लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो जब ये कम होता है तो इसकी वजह से दांत जो है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारे बॉडी में, कैल्शियम फॉस्फेट के मिलने से वो बना होता है, जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, तो उसको जो है वो ख़राब करने लगता है ना। तो हम इसे प्रिवेंट कैसे करते हैं? इसे हम प्रिवेंट करते हैं बेसिक टूथपेस्ट से, जो बेसिक नेचर का होता है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर। तो यहाँ पर कहता है कि हनी बी या फिर कोई एनिमल्स ऐसे जो होते हैं, जो हमें एंट जो हैं वो सब अगर हमें काटते हैं तो अपने बॉडी से वो एसिड रिलीज़ कर देते हैं, हमारे बॉडी के अंदर में इंजेक्ट कर देते हैं। तो उसके वजह से हमें इरिटेशन ये सब फील करना पड़ता है। तो ऐसे इरिटेशन को भगाने के लिए हम लोग जो है यूज करते हैं माइल्ड बेसिक नेचर वाला बेकिंग सोडा वगैरह को। वहाँ पर अगर हम यूज करें तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारा पेन रिलीफ हो जाता है। तो एनिमल्स भी यूज करते हैं एसिड को अपने बॉडी से दूसरे बॉडी में इंजेक्ट करके, सेल्फ डिफेंस की वजह से। ऑलराइट, थोड़ा ज़्यादा लंबा जा रहा है आज का टॉपिक, चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर जब तक क्वेश्चन नहीं मिलता हम लोग कैसे ख़त्म करेंगे भाई। अच्छा, यहाँ पर है एक लीफ के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। इस लीफ के बारे में कहता है कि ये वाइल्ड में ग्रो करता है और ये हमें पेनफुल स्टिंग्स देते हैं अगर हम इसे टच करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर में एसिड्स होते हैं।
तो उसी के बगल में एक दूसरा प्लांट भी ग्रो करता है, साथ में ही ग्रो करता है। कोइंसिडेंस देखिए कि साथ में ग्रो करता है, और उस दूसरे वाले लीफ को अगर हम उस सरफेस पर जहाँ पर हमें इस लीफ से टच हुआ है, तो वहाँ हम अगर उसे लगाते हैं तो हमें रिलीफ मिलता है। इसका मतलब कि एक प्लांट जो है वो एसिडिक नेचर का है जो हमें पेन काउज करता है, और दूसरा जो है वो बेसिक नेचर का है, तो दोनों से हमें न्यूट्रल हो जाता है।